मैं स्वागत करूंगा। अभी प्रेमदास जी कुछ निकाल रहे हैं, उसके बाद आते हैं, फिर मैं आ जाइए। स्वागत है आपका और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इधर आ जाइए जिससे, हाँ। तो प्रेमदास जी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया उपहार लेके आए हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना। और मैं प्रेमदास जी को भजन भी सुनाया करता था, कभी कभी प्रेमदास जी कहते थे तो हम लोग बिल्कुल क्लास में, है ना। बहुत बहुत बधाई। और ठीक है, आप इधर आ जाइए। तो मैं प्रेमदास जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माइक संभालिए आप, है ना। अब आज आपका नंबर है, ये रोज़ मैं इधर आ जाइए थोड़ा सा, हाँ। तो सबसे पहले प्रेमदास जी आपका राही परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और सब बड़े मतलब खुशी मन से, एक होता है उत्साहित मन से आपका सभी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो बताइए, इतने दिन की यात्रा थी और आज वर्षों बाद मुलाकात हुई है और एक सपना भी था, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगेगा, मैं एक बार पहले आपको मेडल पहना देता हूं। जी गुरु जी। क्योंकि होता क्या है ना कि मतलब देखो, प्रेमदास जी कई बार आए यहाँ पे और उन्होंने कहा गुरु जी मिलना तो चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम सफल होकर मिलना चाहते हैं। जी गुरु जी। वो जो डेडिकेशन था, वो डेडिकेशन बहुत अच्छा था। बधाई हो आप। धन्यवाद। और भैया जिनका हो रहा है, एक बार फोटो भी खींचते जाना, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप बताइए कि मतलब आप यहाँ आए, सुबह पहुँचे और हम सबके बीच में हैं, और आप पहले एक विद्यार्थी थे, आज हमारे सामने लाइव है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और बहुत कुछ कहने से पहले मैं थोड़ा सा जो परंपरा के हिसाब से होता है वो जरूर भाषण करूँगा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं पूज्य गुरु महाराज के चरणों में ध्यान करता हूँ, जिनकी कृपा से और जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे। मैं पूरी तरह आशाहीन हो गया था जब आपसे नहीं मिला था उस समय। क्योंकि एक बार आप अपने गुरुजी का नाम भी बता दीजिए। अच्छा बिल्कुल, लीजिए खुल के। मैं उनको भी अच्छा लगे, सुन रहे होंगे ना। हाँ गुरुजी, बिल्कुल, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ। आप उनका नाम बताइए, नाम के साथ प्रणाम करता हूँ। गुरुजी क्या नाम? मैं सन 1996 में परिवार से अलग हुआ था और पूज्य गुरुजी के पास पहुँचा था। उस समय मेरी उम्र होती थी लगभग 7-8 साल की। अच्छा। और केवल 3rd क्लास में पढ़ता था मैं। तब से मेरे गुरुजी परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी सेवादास जी महाराज, जो बचपन से ही प्राग्चक्षु हैं अर्थात सूरदास हैं, तो उनके पास में पहुंचा। तो शुरुआत में मेरा प्लान नहीं था कि मैं कोई अच्छी शिक्षा दीक्षा लूँ। मैंने कहा अब मतलब संत बन गए तो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी की इच्छा थी कि ये सिर्फ हाई स्कूल पास करें, जिससे अपना काम चल सके, ग्रंथों का अध्ययन करें। गुरु ने कहा तुम हाई स्कूल तक पढ़ लो, उसके बाद कभी मत पढ़ना। और पढ़ने में मैं बहुत वीक नहीं था, लेकिन मीडियम साइज का ही था। ज़्यादा अच्छा नहीं था। और मतलब अध्यापक लोग, जिनको मैं अध्यापक तो नहीं कहूँगा, गुरु ही कहूँगा, उनका मेरे ऊपर गुरुजी बहुत विशेष योगदान रहा है। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हाई स्कूल में जैसे किया तो गुरुजी ने कहा अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब आप छोड़ दीजिए, अब तो तुम्हें संत बनना है तो मत पढ़िए। तो मैंने गुरुजी से अनुरोध किया, गुरुजी थोड़ा और पढ़ाइए। तो गुरुजी इतने अच्छे, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो पढ़िए आप। तो फिर मैं पढ़ता गया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की यात्रा। अच्छा, आप एमए में भी सम्मानित हुए हैं? हाँ जी, गोल्ड मेडल, फोटो भेजा था ना, गोल्ड मेडल मिला था। प्रेमदास जी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं मास्टर्स में और मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया कि आपने एमए कर लिया, उसके बाद आपकी पढ़ने में रुचि, तो ये आप इस समय जहाँ खड़े हैं जी, इससे बड़ा कोई एग्जाम होता नहीं हायर एजुकेशन में, है ना। ये लास्ट है स्टेज। जैसे होता नहीं, गांव में एक कहावत होती है, भैया एमए सब कर लिए, अब तो ब्याह की उम्र हो गई भाई साहब। तो वैसे होता है कि हम पढ़ाई में क्या कर लिए, हायर एजुकेशन कर लिए, ये यही सबसे लास्ट होता है ना। इसके बाद प्रोफेसर। तो आप ना, आपकी जो यात्रा है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप उस यात्रा का मतलब एकदम विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार और संक्षिप्त दोनों। तो आपसे जब मतलब मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने भी देखा, मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ कि प्रेमदास जी हैं, आपने बताया। उसके बाद से धीरे धीरे आपका नाम आने लगा और कभी कभी बात भी हो जाती थी, वीडियो कॉल पे भी सब लोग ग्रुप से जुड़ जाते थे, तो मैं बड़ा प्रभावित रहा। और मैं हमेशा कहता था कि आप लोगों से मुलाकात करूंगा सिलेक्शन के बाद, तो आप वहाँ यात्रा शुरू करिए और इस यात्रा तक का वर्णन करिए।
सर क्या मैं 1-2 बार नेट की परीक्षा में फेल हो गया था, तो मेरा मन नहीं करता था। फिर मैंने सोचा कि एक बार कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। तो जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो आपने मुझे दूसरे दिन ही पहचान लिया। बाकी कोई टीचर पहचानते नहीं थे कौन आए कहाँ चले गए, लेकिन ये सब भगवान की कृपा से मैं सहयोग भी मानता हूँ। आपने दूसरे दिन पहचान लिया कि प्रेमदास आप डीपी से संत मालूम पड़ते, संत हैं या किसी गुरुजी का फोटो लगाया है। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं मैं संत ही हूँ। तो आपने एकदम ऐसी ऊर्जा प्रदान की कि ये तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, इतने मतलब संत होने के बाद भी पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ सहारा मिला, पतवार मेरी पार हो जाएगी। उसके बाद में अब आपकी चलती थी 3-4 क्लासें उस समय। तो एक दिन नाइट में चल रही थी क्लास आपकी 8 बजे वाली। तो मैंने उसमें क्वेश्चन किया कि सर इतनी मेहनत तो हम एग्ज़ाम से 15 दिन पहले करते थे और आप तो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, इतनी मेहनत करा रहे हैं। तो आपने कहा कि आप सिर्फ मुझे फॉलो करते जाइए, मैं जो कहूँ वो करिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैंने कहा तो अब यही करना है जो सर कहेंगे, और मैं पूरी तरह उस पर चला। तो जब चला तो थोड़े से दिन में कहीं लीडर में नहीं आता था और अपने मेहनत करता था। उसके कुछ दिन बाद अब फॉलो तो करता था, लेकिन मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था। तो आपकी कृपा से क्या है कि ओपी और मोहित और शिवम और जगदीश जी और दया जी सब लोग हम मिले। हाँ, तो PYQ की सीरीज चलती थी, हमें समझ नहीं आता हम PYQ कैसे तैयार किए। तो इन्होंने कहा कि आप लीडर में आओगे, पहले जैसे कहानी का टॉपिक चल रहा है तो पूरी कहानी का टॉपिक बनाइए और फिर उसको तैयार कीजिए। अब तो भाई वही करने लगे और बस आने लगे। अब इतना उत्साह कि कुछ पूछो मत, पढ़ने में मन लगने लगा। दिन रात पढ़ाई। हाँ, दिन रात पढ़ाई हो गई। फिर उसके बाद में आपने एक सलाह और दी कि आप पेपर 1 को कॉम्बिनेशन कीजिए अगर सफल होना चाहते हैं अच्छी तरीक़ा से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है आज भी जब भी हम लोग बात करते थे, जब भी बात होती थी तो मैं इस बात पे हमेशा फोकस करता था कि पेपर फर्स्ट को इग्नोर मत करना। हाँ, तो क्या है कि आपने जैसे कहा तो मैंने फिर पेपर 1 का कॉम्बिनेशन बनाया और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी उतने मार्क्स मैं पेपर 1 में लेके आया, जिसमें एक्चुअली हिंदी वालों के कम ही आते हैं, लेकिन मैंने उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर किया। 30+ मेरे क्वेश्चन सही हुए। और ये सब पूरा श्रेय मैं सिर्फ एकमात्र आपके उत्साह को देना चाहूँ। आपने मुझे ऐसा बना दिया था कि मैं पढ़ाई छोड़ नहीं सकता था, और इस बीच में भगवान ने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि शायद मेरी छूट भी जाती। एक ट्विस्ट और आया जी। प्रेमदास जी जब पेपर देख निकले तुरंत, अच्छा जाने से पहले भी आपने मुझे फोन किया जी। और बोला गुरुजी पेपर देने जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और मेरा एक आप कह सकते हैं कि महा आत्मविश्वास, एक होता आत्मविश्वास, एक होता महा आत्मविश्वास। अब चाहे इसको आप अति कह लीजिए, मेरा आत्मविश्वास उन विद्यार्थियों पर बिल्कुल दृढ़ था कि ये पास होंगे ही होंगे। लेकिन एक ट्विस्ट आया है, प्रेमदास जी को याद दिलाऊंगा मैं। आपने कहा था गुरुजी लगता है हमारा होगा नहीं, सही आंसर की नहीं मिला पाया, कुछ नंबर कम बैठ रहा था। बोले गुरुजी मैं तो मर गया, डूब गया, मेरा हो नहीं पाएगा, ऐसा आपने कहा। हाँ। तो फिर मेरा क्या रिप्लाई था? जैसे मैंने सबसे पहले आंसर किया है तो थोड़े क्वेश्चन मिलाने के बाद ही मैंने कहा गुरुजी हम तो डूबे। तो आपने कहा कि नहीं आप अच्छे से मिलाइए, पर्सनल मैसेज कीजिए। इन्होंने तो मैसेज किया कि सर हम तो डूब गए। मैंने कहा पर्सनल। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि सर हमारे, अच्छा ये बता दूं प्रेमदास जी का JRF फोल्डर भी हो जाता, लेकिन ये मतलब JRF के लिए अप्लाई नहीं किए थे, केवल नेट के लिए अप्लाई किए थे, क्योंकि इनको केवल नेट चाहिए था। तो एक ओवर एज का भी होता ना 30, तो इनको केवल नेट चाहिए था, बाकी हो इनके मेरिट तो में JRF में भी है। तो जब इन्होंने सुकून किया तब मुझे सुकून हुआ। मैंने कहा हाँ अब ठीक है। उसमें क्या मैंने नाइट में मिलाया तो 87 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो आपने कहा नेट तो आपका कंफर्म है और इसमें 1% भी रिस्क नहीं है। लेकिन जब मॉर्निंग में मैंने अच्छे से मिलाया तो मेरे 94 क्वेश्चन सही बैठे। फिर तो आपने कहा कि अब तो कोई डाउट है नहीं, आप तो टॉपर लिस्ट में हैं। तो 1 साल का इंतजार आज मतलब मिला और प्रेमदास जी आए, मैं बहुत प्रभावित रहा, बहुत अच्छा भी लगा। और प्रेमदास जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, वाकई में बहुत। सर मैं मतलब आज यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ। मैं ये इंटरव्यू जो एग्जाम से पहले दिन में 3-4 बार दे लेता अपने माइंड में। सही बता रहा हूँ, मेरे माइंड में चलता था कि सर ने बोला है कि आपका इंटरव्यू कराएंगे। तो मुझे बहुत ये लगता था मैं कैसे तैयारी करूँ, अगर बाई चांस कहीं रह गया तो सर कहेंगे हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। और कुछ भी मिले चाहे ना मिले, अगर साथी अच्छे मिल जाएं तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। हमारे लोगों का ग्रुप था तो इस तरीक़ा से पढ़ाई करते थे कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली क्या है, आश्रम पे काम भी रहता था, ऐसा नहीं मैं प्रॉपर पढ़ने ही पे रहा हूँ। आश्रम की सेवा और क्या है, भोजन व्यवस्था। अच्छा
दिनचर्या ये है सर कि सुबह मेरा 4 बजे तक तो जगना रहता है। उसके बाद में 1 से 2 घंटे तक ऐसा काम है मेरा जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ किसी प्रकार से, चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, कुछ भी हो, लेकिन वो 2 घंटे का कार्य मुझे करना ही करना है। आश्रम की सेवा, पूजा पाठ और अपना स्नान ध्यान वगैरह। तो वो करने के बाद में लगभग हम 6 बजे से हमारी पूरी टीम जो सोता था उसको जगाते थे। और जैसे कभी कभार मैं लेट हो गया फ़ोन करने में तो ओपी या मोहित शिवम, मतलब 6 लोग थे हम, कोई ना कोई फ़ोन करता था, किसी न किसी को जोड़ के और बस बैठते थे। मैं एक बात करना चाहूँगा, इसमें रोकना चाहूँगा कि यहाँ तो ऑनलाइन वाला सिस्टम था। जब मैं ग्रामीण कोचिंग जाता था तो मेरी क्लास का समय होता था सुबह 5 बजे, तो 5 बजे का मतलब 4 बजे उठना होता था, 4:15 बजे निकलना पड़ता था, 4:30 बजे, कभी कभी 4:15 निकलता। तो फिजिक्स की कोचिंग होती थी, तो उसमें ये तो ऑनलाइन था, फोन कर देते। तो हमारा एक मित्र था, वो तो आके चारपाई पलट देता था जैसे 2-4 दिन। तो वो वाला भी मैं देखा हूँ, सुबह वाला, ये बढ़िया लगा। फिर क्या नहीं, तो ऐसा हमारे भी जो मित्र हैं, तो मैं बोलता था कि देखो बोझ जी अब 9-10 बज गया, मुझे भोजन बनाना है। तो बोले ऐसा है आप ईयरफोन लगाइए और भोजन बनाइए भोजन बनाइए, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। लेकिन ये नहीं है कि आप मतलब भोजन का बहाना बना के पढ़ाई को छोड़ दें, कुछ तो पढ़ेगा पढ़ लें ऐसे करके। एक चीज़ तो है, यही मेहनत थी जो आत्मविश्वास बन के बोल रही थी कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो वो चीज़ें, अच्छा ये जो ग्रुप है समझ लो, इस ग्रुप का एक साथ ही इंटरव्यू होना है और होना भी था, लेकिन उसमें 2 लोगों का थोड़ा सा ये हुआ कि एक लोगों का पेपर मतलब सिस्टम गड़बड़ हो गया, दूसरे लोगों का फॉर्म में दिक्कत हो गई, तो उनका हुआ ही नहीं। बाकी जो और हैं एक एक करके मिलाऊंगा, फिर लास्ट में आपको पूरे ग्रुप को भी जो यहाँ हैं उनको भी मिला दूंगा। तो प्रेमदास जी आप आज यहाँ आए और बढ़िया उपहार भी दिया, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगामी विद्यार्थियों को कोई संदेश देना चाहें तो आप जरूर दीजिए। हाँ, विद्यार्थियों सबसे पहले तो जो लोग मेरे साथी इसमें क्वालिफाई हुए हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। और जो लोग किसी जैसे असफल होने के कई कारण होते हैं, कोई लोग समय मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें समय निकल जाता है, और कुछ लोग थोड़ी बहुत गलती के पीछे वो रह जाते हैं। तो मैं यही उनको सुझाव दूंगा कि आप कॉन्सेप्ट तैयार करने के साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम लाइव टेस्ट देते हैं तो उसमें हमें टाइम का विशेष वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें क्वेश्चन कितनी सेकंड में पढ़ना है, कितनी सेकंड में उसका आंसर करना है। पूल चलता रहता है। अच्छा, अगर उसको ऑफलाइन देते हैं तो उसमें हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगा देते हैं और 1 मिनट भी लगा देते हैं। तो ये कहीं क्या है कि एग्ज़ाम में फिर टाइम हमारा मैनेज नहीं हो पाता है। और बहुत लोग ऐसे हमारे ग्रुप के जो मतलब अच्छी तैयारी थी, उनको नॉलेज भी ऐसा नहीं कि हम लोगों से कम हो, हमसे अच्छी और नॉलेज है, उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन टाइम की वजह से रुक गए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हाँ अपने ग्रुप के हमेशा लीडर में रहते थे, फिर भी रुक गए हैं। तो टाइम मैनेज के लिए यही है कि आप प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और ये भी चीजें हैं कि हम लोग कोई टॉपिक छोड़े भी तो नहीं थे। ऐसा क्या टॉपिक है मतलब टूट पड़े थे उस पे, मतलब प्रैक्टिस हो रही है। आपने प्रैक्टिस तो इतनी कराई थी कि शायद हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। तो लास्ट में हम लोग 2 घंटे में 100 प्रश्न भी करना सीख गए थे कि कम से कम 2 घंटे में 100 प्रश्न कैसे करें और कितने स्कोर आए। तो उसमें ये होता था कि ये लोग टॉप 100 में आ जाते थे, मतलब किसी का 93 सही हो रहा है, किसी का 94 सही हो रहा है। तो आज ये जो इतनी दिन की बेसब्री से इंतजार था वो आज पूरा हुआ। और एक बार सभी लोग प्रेमदास जी के लिए तालियां बजा दीजिए। स्वागत, आप सबकी तरफ से आपका स्वागत है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मिठाई लाए हैं मथुरा वृंदावन से। जी गुरुजी। चलिए ठीक है, तो ठीक है, मैं मिठाई खिलाना चाह रहा था लेकिन जाने दीजिए, पैकिंग है, मैं मिठाई फिर बाद में खिला दूंगा, फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और सभी लोग एक बार मैसेज जरूर करिए प्रेमदास जी के लिए, ये आपके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और मैं इनके बारे में आगे आने वालों को बताया करूंगा किस प्रकार इन्होंने मतलब मेहनत करके और वो सफलता प्राप्त की। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आपको मैं मिठाई खिला देता हूँ, और लेकिन बाकी बड़ी पीस बाद में खिला दूंगा, यहाँ पे क्या है खाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और आपके गुरुजी को मेरा प्रणाम है, और आप अपने गुरुजी से भी, गुरुजी तो आपको मुझे जानते हैं ना आपके गुरुजी? जी गुरुजी जानते हैं। अच्छा, गुरुजी अभी भी सुन रहे होंगे और कभी कभी क्लास भी सुनते थे क्योंकि मैं गुरुजी के पास ही रहता हूँ, तो नाइट में अक्सर क्लास करते थे तो वो सुनते थे, तो भजन वो सुनाते, बोले अध्यापक बड़े अच्छे हैं, भजन भी गाते हैं। भजन होता था बिल्कुल। कभी कभी मैं तो जो वृंदावन जाने को जी चाहता है, कभी कभी जब बताते थे वृंदावन तो मैं प्रेमदास जी को देखते ही 2-4 पंक्तियां सुना देता था वृंदावन। आपसे वो प्रभावित सबसे ज्यादा कब हुए जब हॉस्पिटल में एडमिट थे गुरुजी। अच्छा। इस वर्ष में 3 बार एडमिट होना पड़ा उन्हें। तो अब मैं हॉस्पिटल में क्लास करता, 1-2 बार आपने वीडियो कॉल करके हालचाल भी पूछा, तो वो फोन आता है तो पूछते हैं किसका फोन आ रहा है तो मैं बताता कि ये हमारे सर जी फोन कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं बताता गुरुजी हालचाल आपके पूछ रहे हैं, तो बोले अरे वहाँ से वो हालचाल पूछ रहे हैं
बहुत अच्छे हैं। तो नहीं गुरुजी आपके सुन रहे होंगे, मेरा प्रणाम और मैं आऊँगा एक दिन। जी, मैं जी, गुरुजी गुरुजी। दर्शन करने भी आऊँगा और आपसे मिलने वहाँ एक बार आऊँगा घूमने। ठीक है, ठीक। तो बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आगे की तरफ बढ़ूँ।